नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 7 फरवरी रविवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इशू रिलेटेड टू वीमेन। इन सब में एक कंटेम्पररी इशू चल रहा था कि केरला का सबरीमाला टेम्पल, जहाँ पर मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन की प्रवेश को निषेध है, एंट्री प्रोहिबिटेड। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने कहा कि नहीं, उनको प्रवेश मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसके सामने रिव्यू पिटीशन वगैरह चल रहा था। अभी कांग्रेस पार्टी ने ऐसी घोषणा की है कि अगर हम केरला राज्य में चुने जाएंगे तो हम ऐसा कानून बनाएंगे जिससे सबरीमाला टेम्पल की ये जो प्राचीन रूढ़ियाँ हैं उसकी सुरक्षा हो सके, और अगर कोई भी ये सब प्राचीन रूढ़ियों का उल्लंघन करेगा, एनीवन वायोलेटिंग दिस एज ओल्ड ट्रेडिशंस, देन इट विल बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट या कोर्ट की अनुमति लिए व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। आसान शब्दों में कहे तो भविष्य में ऐसी कोई महिला नेता है कि सबरीमाला मंदिर में हम प्रवेश करेंगे, कोशिश करें तो उनको गिरफ्तार करेंगे। तो वैसे तो केरला मॉडल बहुत महान है, लेकिन वहाँ पर भी चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की धार्मिक राजनीति आवश्यक हुई है, चिंता का विषय। एक बार यूपीएससी ने भी मेंस एग्ज़ाम में पूछा था कि क्या सेक्युलरिज्म भारत की कल्चरल प्रैक्टिसेस के सामने चैलेंज है। उसका मॉडल आंसर क्या है वो मैंने एक बार वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे देख लेना। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बाद दूसरा मुद्दा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाणी स्वातंत्र्य के नाम पर। लेकिन अगर कोई नेता आतंकवाद या अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करे तो रोकना ज़रूरी। तो कभी कभी इंटरनेट बंद करना पड़ता है। इसका पावर कौन से कानून से मिलता है? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार का गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी, जो आईएएस ऑफिसर होता है, वो ऐसा ऑर्डर जारी कर सकता है कि इंटरनेट इतने घंटों तक बंद रहेगा। एक रिपोर्ट से पता चला भारत में 2019 में 106 बार इंटरनेट बंद करवाया गया अलग अलग क्षेत्रों में, कुल मिलाकर 4000 घंटे से भी ज़्यादा। और उसी तरह साल 2020 में 9000 घंटे इंटरनेट को बंद रखवाना पड़ा कि ये इलाके में आतंकवाद है, या ये किसान आंदोलन करने वाले हैं, या ये यहाँ पर कोई धार्मिक टकराव चल रहा है। तो कुल मिलाकर 9000 घंटे इंटरनेट बंद करवाया गया, जिससे भारत की इकोनॉमी को करीब $2.5 बिलियन का नुकसान हुआ। पॉलिटी में तीसरा समाचार है बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, जिसमें उस जमाने के बॉम्बे राज्य का विभाजन करके एक तरफ गुजरात बना, दूसरी तरफ महाराष्ट्र। तो स्वाभाविक है गुजरात में अलग से हाई कोर्ट बनी होगी अहमदाबाद में। तो अगर वो 1960 में बनी तो 2021 में उसके 60 ईयर्स कंप्लीट होंगे, जिसे हम कहें डायमंड जुबिली। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जुडिशरी की प्रशंसा की और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने उसके समारोह में प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रशंसा की। ऐसे ही सब स्पीच वाले आर्टिकल आ जाए हैं। खैर, आप अपनी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी राज्य की हाई कोर्ट वो कहाँ पर बैठती है, उसके अलग अलग 3-4 और अलग बेंच है, वो किधर बैठते हैं, किसी केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर उसका जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, स्थापना कब हुई थी, उसी प्रकार विधानसभा की स्थापना कब हुई, वगैरह वगैरह। ऐसा पॉलिटी का जनरल नॉलेज स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए याद रखना चाहिए। अब अगर भारत के ही हाई कोर्ट की बात करें तो ज़रा इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, नेदरलैंड के हेग शहर में, जहाँ पर 2 इंटरनेशनल कोर्ट है। पहला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। इसे यूएन चार्टर से बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र के किसी अधिकार पत्र या समझौते से। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है 2 अलग अलग देशों के बीच किसी विवाद का निपटान करना, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कुलभूषण जाधव को रिहा करने का केस। दूसरी चीज़ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी। वो एक अलग रोम स्टैच्यू नाम के समझौते से बनी। उम्र में वो आईसीजे से काफ़ी नई है, हाल के वर्षों में ही बनी। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का काम है जेनोसाइड यानी नरसंहार, वॉर क्राइम्स, युद्ध में अपराध। जैसे वो अफ्रीका में कुछ उनके कबीलाई लीडर्स वो डिक्टेटर बन जाते हैं और सामने जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है उसके सब लोगों को मार देते हैं, ऐसा कंबोडिया वगैरह में भी चला। ऐसे लोगों को सज़ा दिलाने के लिए होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। न्यूज़ में इसलिए आ गया कि 2015 में इजराइल ने गाज़ा इलाके पर कुछ 50 दिनों तक युद्ध किया था। तो पैलेस्टाइन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शिकायत की कि इजराइल ने वहाँ पर वॉर क्राइम्स किए हैं, निर्दोष लोगों की जान ली है और उसको ये लीडर्स को सज़ा करवाइए। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के खिलाफ केस खोल दिया है। हालांकि इजराइल इसका सदस्य नहीं है, पैलेस्टाइन सदस्य है। इजराइल और अमेरिका ने इस पर नाराज़गी जताई है, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। पेज 2 अनुसंधान काम का नहीं, पेज 3 पर कॉलेज एडमिशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट
फॉर पॉपुलेशन साइंस। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। इधर पार्ट टाइम पीएचडी, एमए, एमएससी इन पॉपुलेशन स्टडीज़, डेमोग्राफी के अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेना है तो एडवर्टाइजमेंट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। पेज 4 पे स्टेट समाचार में कुछ काम का नहीं। पेज 5 पे भी विज्ञापन, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन। अगर यहाँ पर नौकरी की विज्ञापन है, अगर आपने बीटेक किया है और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में काम करने का कुछ अनुभव है और ये आईटी, ईसी वगैरह डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को टेक्निकल असिस्टेंट 22,000 रुपये की सैलरी पे, और अगर आपने एमटेक किया है ये सब आईटी, ईसी वगैरह में, और साथ ही साथ कम से कम एक रिसर्च पेपर आपने एससीआई जर्नल में पब्लिश किया हो या आपने पीएचडी किया हो ये सब विषय में, किसके साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, तो 68,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी का रिसर्च एसोसिएट, ऐसी दो वैकेंसी दिल्ली में है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। पेज 6 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 7 पर इकोनॉमी के 2 समाचार। कुछ वर्षों पहले मित्रों इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सार्वत्रिक बुनियादी आय, मतलब सब गरीब लोगों के बैंक खाते में कुछ 12,000 रुपये जमा कर दो तो अपने आप वो गरीबी रेखा की जो व्याख्या है उससे बाहर निकल जाएंगे। हालांकि इतना सारा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, लेकिन केंद्र सरकार वो पीएम किसान योजना लेकर आई जहां पर किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपये जमा किए जाते। उसी तरह आसाम राज्य सरकार आसाम चा बागीचा धन पुरस्कार मेला ऐसी योजना लेकर आई जहां पर चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों के बैंक खाते में 2,500 रुपये हर साल जमा कराए जाएं। तो हालांकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम सबके लिए सीधा लागू नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं हम ऐसे अवशेष देख सकते हैं। मजदूरों की बात किए तो दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, और उसके लिए दिमाग चक्रम हो जाए, इतने सारे पोर्टल बनाए जा रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री का अलग, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का अलग, और अब लेटेस्ट आया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी माइटी। उन्होंने कहा हम एक नया उन्नति पोर्टल बनाएंगे, यूनाइटेड प्लेटफॉर्म फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम। इसका ऑब्जेक्टिव है कि सारा स्किल डेवलपमेंट का उधर आपको ट्रेनिंग मिलेगा, उसके बाद आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो स्किल है तो सामने कोई कंपनी वाले के साथ आपको वो जॉब एक्सचेंज पोर्टल के रूप में टाइप भी करवा देंगे नौकरी के लिए। और गूगल ड्राइव में जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, उसी तरह एक सरकारी डिजिटल लॉकर है, डिजी लॉकर, वहाँ पर भी हम अपने आधार कार्ड, पान कार्ड स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये उन्नति पोर्टल में एक स्किल लॉकर होगा कि जहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल डिग्री, ये ऑनलाइन जितने कोर्स करके आपको स्किल डेवलपमेंट के सर्टिफिकेट मिले वो सब भी उधर स्टोर कर सकते हैं और वो सब दिखाकर फिर एम्प्लॉयर से नौकरी ले सकते हैं। तो ऐसा ये उन्नति पोर्टल बनाया जाएगा, एक बात। दूसरा, पिछले साल स्किल मिनिस्ट्री ने अलग से एक असीम पोर्टल बनाया था, यानी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, असीम। ये फुल फॉर्म मित्रों अभी लास्ट वाली CDS एग्जाम में पूछा भी था, असीम का फुल फॉर्म क्या है। खैर, ये असीम पोर्टल अलग है। उसमें यह था कि लोकल इंडस्ट्री में किस प्रकार के मजदूरों की ज़रूरत है उसका वो जोग्राफिकल मैप बनाएंगे, और सामने लोकल जो वर्कर्स हैं उनके पास कौन सी स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल सूरत में डायमंड पॉलिश करने वाले लोगों की ज़रूरत होगी, वो हो गई लोकल इंडस्ट्री की डिमांड। लेकिन सामने सूरत के ही लोग जो डायमंड पॉलिशिंग का काम जानते हैं या उसमें दिलचस्पी रखते हैं वो कम होंगे, तो फिर ओडिशा या सौराष्ट्र या ऐसे किसी रीजन में ऐसे पॉलिश का काम जानने वाले लोग उपलब्ध हैं। ऐसा सब जोग्राफिकल मैपिंग हो ताकि सरकार नीतियाँ बना सके कि ठीक है, या तो हम ओडिशा में ऐसे कुछ टैक्स इंसेंटिव, सब्सिडी वगैरह दे ताकि डायमंड इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो जाए और ओडिशा के लोगों को माइग्रेट करके नहीं आना पड़े, या फिर कि इतने माइग्रेंट्स, मान लीजिए 15,000 ओडिशा से सूरत आना ज़रूरी होगा तो उतने हम नए मकान बनाना शुरू करें किराए पर उनको देने के लिए, वगैरह सब बहुत बड़ा इंटीग्रेशन पॉलिसी एंड स्कीम डिज़ाइन डेवलपमेंट में मदद हो सकती है। तो ये असीम पोर्टल तो बना ही दिया था, तो वैसे तो चाहते तो उसी में ये 2-4 फीचर और ऐड कर देते कि आप अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन स्टोर कर सको वगैरह और बैंक से सीधा आपको लोन मिले, लेकिन नहीं, अलग से पोर्टल अब ये उन्नति बनाया जा रहा है। तो अब नीति आयोग सोच रहा है कि ये सब इतने सारे पोर्टल हो गए हैं, एक उन्नति, एक असीम, एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का पोर्टल है, तीसरा लेबर मिनिस्ट्री का नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है कि जहाँ पर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप अपना ऑनलाइन बायोडेटा अपलोड करो और आपको कहीं पर नौकरी मिले, ऐसा लेबर मिनिस्ट्री का नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, और ऐसे और भी कुछ हैं। तो अब नीति आयोग सोच रहा है इन सबको इंटीग्रेट करके कोई एक चीज़ बनाई जाए। खैर, वो जब होगा तो हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पेज 8 पर
किसान आंदोलन के बारे में पूरा एक पेज भर के समाचार जो एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। पेज 9 कॉलम्स, चिदम्बरम की कॉलम जहाँ पर उन्होंने बजट की निंदा की है, एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। फिर ये ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना खालिस्तान के साथ जुड़े हैं कि नहीं, उसकी एक कॉलम काम की नहीं। तीसरा, भारत में अलग अलग राजाओं ने बुद्धिस्ट लोगों का कितना दमन किया, जैसे तुर्किश लीडर बख्तियार खलजी, उसने अपने आदमियों को भेजा कि नालंदा यूनिवर्सिटी में कुरान है कि नहीं, और उन्होंने बोला कि नहीं वहाँ पर कुरान नहीं है। तो फिर बख्तियार खलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दो ऐसा आदेश दिया था। फिर शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र ने बुद्धिस्ट लोगों का नरसंहार किया था। आदि शंकराचार्य के ज़माने में ब्राह्मण कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, वगैरह वगैरह। मित्रों, इस टाइप की ये जो पूरी कॉलम चलती है, एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं। आपको लग सकता है नहीं नहीं ये तो सब मिडीवल के ये सब राजाओं का नाम आया और ये तो जनरल नॉलेज की बात है। भाई आप यूपीएससी के पेपर देखिए, इसने इसका नरसंहार किया था, इस धर्म वाले ने इसका दमन किया था, उस थीम पर वो जनरल नॉलेज नहीं पूछते। सो डोंट वेस्ट टाइम। वो पूछते भी हो तो बुद्धिज़्म में कि उसके कितने संप्रदाय हैं और कौन से धार्मिक ग्रंथ हैं और कहाँ पर उनकी संघ की मीटिंग हुई थी, कहाँ उनकी धार्मिक स्मारक है, उस टाइप की चीज़ें तैयार करो। पेज 9 पर तीसरा कॉलम है फ्रीडम ऑफ ट्रैवल। वैसे तो हम भारत के किसी भी इलाके में प्रवास कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, फ्रीडम टू ट्रैवल एंड रिसाइड, लेकिन उधर भी आप जानते हैं कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। जैसे वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में आपने पहले ट्रांजिट पास या एंट्री पास निकालना पड़ता है। फिर वो 5th और 6th शेड्यूल एरिया में बाहर के लोग ज़मीन खरीद सकते हैं कि नहीं, अलग अलग नियम होते हैं। उसी तरह कर्फ्यू लगाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, तो एंट्री पर प्रोहिबिशन हो सकता है। तो एक तरफ तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर पुट इन प्लेस, सामने लोगों ने खुद से भी संयम रखना चाहिए। जैसे लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अब अनलॉकडाउन हो रहा है, तो बहुत सारे लोग कि नहीं हम 1 साल से घर में बंद थे तो अब हमको वेकेशन में जाना है ताकि हम फ्रेश हो सकें और घर पे डिप्रेस हो रहे हैं करके गोवा से लेके गुवाहाटी लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का टोटल वायोलेशन कर रहे हैं। कॉलम में लिखा है कि यहाँ पर मीडिया का भी जनता की एटीट्यूड फॉर्मेशन में काफ़ी रोल है। पिछले साल मार्च महीने में याद करो, एक सिंगर कनिका कपूर जिसको कुछ कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन फिर भी वो विमान में घूमने गई, पार्टी में गई, और सोशल मीडिया, टेलीविज़न मीडिया इतना माहौल बना दिया जैसे कि वो भारत देश की विलन नंबर 1 हो और पूरा दिन उसी के मीम्स और न्यूज़ चलती रहे। तो एक ऐसा समय था जब कोई भी बाहर ऐसा निकले पार्टी के लिए तो हम बहुत ही गुस्से में आ जाते थे, वो हमारा एटीट्यूड था। लेकिन 31 दिसंबर 2020 तक आप पहुँचो, कोलकाता से लेके दिल्ली से लेके मुंबई, न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेशन के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नॉर्म्स की टोटल वायोलेशन हुई। क्योंकि दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते आप जानते हैं मीडिया के पास मुद्दा एक ही बचा, वो किसान आंदोलन और अमेरिका में क्या धमाल हो रही है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन, सोशल बिहेवियर, इन सब में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये सब रोल है। एथिक्स पेपर 4 में चिंता के विषय। आगे बढ़ते हैं पेज 10। नेशनल समाचार में एक तो ये इंटरनेट शटडाउन जिसके बारे में हमने पहले ही देख लिया। फिर वो मुन्नावर फारूकी को बेल मिला नहीं मिला, छोटा राजन को 1997 के मर्डर केस में आरोपी पाया या सबूत नहीं मिले, एलईटी चीफ हाफिज सईद का वारंट निकला नहीं निकला, कुछ एग्जाम के लिए काम का नहीं। आगे बढ़ो। पेज 11 इकोनॉमी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम याद रखना है, कौन? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। उन्होंने ये कहा है कि कोरोना के चलते कंपनियों को नुकसान, तो वो बैंकों का लोन वापस नहीं चुका रही, तो बैंक्रप्सी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के केस बढ़ रहे हैं, लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में एडवांस्ड इकोनॉमी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, अमेरिका, कनाडा वगैरह, वो तो अपने जीडीपी का करीब करीब 24-25% इतना बड़ा पैकेज अनाउंस कर रहे हैं कि लोगों को $1,000 का चेक दे देंगे वगैरह। उसके सामने भारत और दूसरे ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने जीडीपी का करीब 6%, 10% इतना ही पैसा खर्च कर पाते हैं ऐसे कोरोना रिलीफ पैकेज में। और अगर हम लोग सोमालिया या इथियोपिया या ऐसे कोई एकदम लिस्ट डेवलप कंट्री एलडीसी की बात करें तो जीडीपी का 2% भी उनकी सांस फूल जाती है कोरोना रिलीफ में। और दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना वैक्सीन का काम शुरू भी हुआ। हालांकि अफ्रीका में असल में ये काम सिर्फ एक ही देश में अभी शुरू हुआ है, मोरक्को। बाकी सब अफ्रीका के देश वो बोल रहे हैं कि खरीदेंगे, बांटेंगे, बट असल में ग्राउंड पर प्रोग्रेस ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये सब के चलते देयर विल बी अ डेंजरस वेव ऑफ बैंक्रप्सी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल अनरेस्ट। एक पूरा दशक हमारा बर्बाद हो जाए, एक पूरी पीढ़ी, जनरेशन हमारी बर्बाद हो जाए।
और अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऐसी प्रॉब्लम होगी तो उससे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को भी खतरा हो सकता है। इनडायरेक्टली IMF चीफ ऐसा जता रहे हैं कि जो युवा मिडल ईस्ट या अफगानिस्तान में बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर वो अमेरिका के खिलाफ आतंकी प्रवृत्ति में, और उनको सब लगेगा कि यही लोग जिम्मेदार हैं और इनसे बदला लेना है। तो सभी देशों ने ढेर सारा पैसा कोरोना रिलीफ पैकेज में जारी करना चाहिए, ऐसा उनका सजेशन। पेज 11 पर दूसरे समाचार, वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को टैक्स में से पैसा नहीं देना पड़े इसलिए जानबूझकर सेस और सरचार्ज अलग से निकालती है। जो मैंने आपको बजट वाले वीडियो में पढ़ाया था वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली है, तो वो तो हमने चिंता कर ली। टैक्स पेयर और इनकम टैक्स विभाग के बीच अलग अलग केस चलते हैं और फिर उसके ऊपर वो अपील ट्रिब्यूनल में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, लाखों करोड़ों के ऐसे केस पेंडिंग है तो उनका कोर्ट के बाहर ही निपटान कर लेते हैं। ऐसी विवाद से विश्वास योजना, तो उसमें इतने परसेंटेज केस सॉल्व हुए, भाई बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। उसी तरह RBI की फॉरेक्स रिजर्व में कितना डॉलर आया गया, बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑयल प्राइजेस वापस से बढ़ रहे हैं, उसका कारण कि कोरोना वैक्सीन के बाद इकोनॉमी वापस खड़ी होगी, ये सोचकर अलग अलग ऑयल मार्केटिंग कंपनी एडवांस में ऑर्डर बुक करिए कि हमको इतना पेट्रोल डीजल के हिसाब से इतने बैरल बेच दीजिए आप, सऊदी अरब वगैरह को बोलते होंगे। और ये ओपेक समूह जो कि ऑयल प्रोडक्शन के सब देशों का समूह है, उन्होंने अपना प्रोडक्शन धीरे धीरे और सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि प्राइस और बढ़ा सके। तो ये सब के चलते वापस ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं। बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट, मुद्दा हमको पता होना चाहिए। पेज 12 विश्व समाचार में एक ही चीज़ काम की थी, वो ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के खिलाफ केस खोला है, बाकी तो कुछ काम का नहीं, वही सब। नेपाल म्यांमार प्रचंड धमाल। जो बिडेन अभी नए नए अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तो हनीमून पीरियड चल रहा है, तो वो उन्होंने क्या चाय पिया कि नहीं, नाश्ता किया कि नहीं, PUBG खेला कि नहीं, सेल्फी लिया कि नहीं, वो सब समाचार चलते रहते हैं, काम के नहीं। आगे बढ़ो। फिर पेज 13, 14, 15 पर, क्योंकि संडे इंडियन एक्सप्रेस है तो लाइफस्टाइल साइब के सब समाचार आपको ठीक लगे तो दिलचस्पी के हिसाब से एक दो कॉलम पढ़ सकते हैं। फॉर CSET पेपर 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सीधा हम बड़े पेज 16, स्पोर्ट्स में कुछ काम का नहीं। अमेरिका में सुपर बॉल टूर्नामेंट होगी। सुपर बॉल मतलब वो जो उनकी फुटबॉल स्पर्धा जिसमें हाथ में फुटबॉल लेके वो दौड़ के सामने वाले के बाउंड्री को क्रॉस करना होता है, उसमें प्रेसिडेंट जो बिडेन उसका उद्घाटन रिकॉर्डेड स्पीच से करेंगे। और उससे पहले 500 प्रेसिडेंट जो और हुए थे इतिहास में, वो लोगों ने ऐसा ऐसा फला डिमका किया था करके जो ये इंडियन एक्सप्रेस इसमें घुस गया है, भाई अपने एग्जाम के लिए कुछ काम का नहीं। तो ये था रविवार का न्यूज़पेपर।